राज्य अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्त का प्रबंधन कहां से करेगा, कहां से उसे ये प्राप्त होगा, अर्थ की प्राप्ति होगी, वह अपने अर्थ का राज्य के कल्याण के रूप में प्रयोग करेगा। इसी को कोष कहते हैं। तो कोष मतलब राजस्व प्राप्त करने का, कलेक्ट करने का, राजस्व को एकत्रित करने का एक तरीका था। उसे हम कहेंगे, जैसे आजकल के प्रशासन में वित्त की व्यवस्था होती है, वित्त मंत्री होता है, फिनांस मंत्रालय होता है, उसी तरह उस जमाने में कोष का मंत्रालय हुआ करता था। और कोष का महत्वपूर्ण अर्थ, अभिप्राय और कार्य होता था राज्य के जनता से कर लेना, कर एकत्रित करके, राजस्व को एकत्रित करके और किस प्रकार राज्य के भलाई के कृत्यों को संपादित करना है, संपन्न करना है। कौटिल्य कोष को अत्यंत निर्णायक और महत्वपूर्ण मानता है, बहुत महत्वपूर्ण मानता है, विशेष महत्व देता है। और इस पूरी सप्तांग सिद्धांत में अगर स्वामी के बाद किसी अंग की विशेष परिचर्चा और उस पर विशेष ध्यानाकर्षण किया है आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने, तो वो कोष ही है। क्योंकि अर्थ के बिना किसी प्रकार का विकास कार्य संभव नहीं है। सड़कें उस जमाने में बनती होंगी, सामान्यतया नागरिकों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित होगी, वृक्ष कैसे लगाए जाएंगे सड़कों पर, कोई कमतर व्यवस्था नहीं थी मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की जिस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था की परिचर्चा यत्र तत्र विदेशी यात्रियों ने किया है, वह देख करके आश्चर्य होता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व, ईसा से 3 शताब्दी पूर्व किस प्रकार की व्यवस्था, सुशासन की प्रतिस्थापना की। तो मेरे अब कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार 7 अंगों में राजा का विशेष महत्व है, उसी प्रकार दूसरे नंबर पर कोष का विशिष्ट महत्व है। कौटिल्य के अनुसार राजा के पास भरा पूरा कोष होना चाहिए, खजाना होना चाहिए। अर्थात विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं कि एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब उसके पास एक सुदृढ़ कोष होगा। इसलिए कोष को अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य बताते हैं। जिस राज्य के पास कोष एकत्रित करने का स्रोत नहीं है, ऐसे राज्यों को आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने निकृष्ट राज्य या राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था या राजा की और प्रशासनिक व्यवस्था की अक्षमता के रूप में देखते हैं। कौटिल्य ने कहा है कि राजा से राजा को केवल उसके उत्पादन का 6ठा भाग 1/6 ही ग्रहण करना चाहिए। राजा को निर्देश है कि राजा अपने कोष में बहुमूल्य पदार्थों को रखे, अन्न को रखे, मुद्राओं को रखे, तब राज्य संपन्न होगा। और इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने राजा पर भी यह प्रतिबंध आरोपित कर दिया है कि यह जो धन का संग्रह होगा, अंग्रेजों ने इसी को कलेक्टर शब्द का प्रयोग किया। कलेक्टर माने कलेक्ट करने वाला, राजस्व को, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के आधार पर ही उसने एक बड़े सक्षम अधिकारी का नाम, जिले के सबसे बड़े अधिकारी का नाम कलेक्टर रखा। कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर जिसे बोलचाल में। कोष को आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कहा कि कोष में जो भी राजस्व एकत्रित करेगा प्रशासन, वह धर्मपूर्वक होना चाहिए। धर्म के विपरीत या धर्म की धारणा के विपरीत अधार्मिक स्वरूप में हमें राजस्व को ग्रहण नहीं करना है, और न तो जनता ऐसे राजस्व को देने के लिए बाध्य है। और कोष की उपयोगिता, दूरदृष्टि देखिए, कौटिल्य की दूरदृष्टि देखिए। कौटिल्य कहते हैं कि 1/6 जनता से कर लिया जाएगा, और वो राजस्व, वो रेवेन्यू जो कलेक्शन होगा, वो धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाए कि राज्य पर कोई विपत्ति आ जाए, राज्य में सूखा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, इस प्रकार के किसी भी डिजास्टर में सरकार को मैनेजमेंट करने में, प्रशासन को मैनेजमेंट करने में, उस समय के भी प्रशासन को मैनेजमेंट करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, वह कोष दीर्घ काल तक राज्य के प्राणियों का भरण पोषण कर सके, इस बात की चिंता करते हुए, यह भविष्य की चिंता थी, यह भविष्य की चिंता थी, अपने नागरिकों के कल्याण की चिंता थी। आप कल्पना करिए,
सुदूर अतीत में एक ऐसा राज विज्ञान का दार्शनिक, एक ऐसा पॉलिटिकल फिलासफर जो जनता के प्रति कितना उत्तरदायी था और वो जनता के लिए इतना चिंतित था, जनता के उसके केंद्र में केवल और केवल नागरिक थे कि राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को पर अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, कृत्रिम आपदा आती है, राज्य पर कोई आक्रमण हो जाए और राज्य को तहस नहस होने की स्थिति आ जाए, वैसी परिस्थिति में अगर राज्य पराजित नहीं है, भले विजुगीष विजय की इच्छा रखते हुए भी विजयी हो या न हो, लेकिन अगर पराधीन नहीं हुआ है और उस राज्य की जनसंप्रभुता सुरक्षित है, तो वह इस विपत्ति काल में भी अपने प्रजा का दीर्घकालिक पालन कर सके, इस प्रकार के सुदृढ़ कोष की कल्पना उस समय, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना का अस्तित्व दूर दूर तक नहीं था, तब आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इतनी मजबूत, इतनी सशक्त राजनीतिक अवधारणा प्रस्तुत की थी। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि विश्व ने भले ही लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना आधुनिक संदर्भों में की है, जाना हो, लेकिन जो देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्ति वाला जो देश रहा हो, जिस देश ने वसुधैव कुटुंबकम के गीत गाए हों, वहां पर सशक्त लोक कल्याण की अवधारणा रही होगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो ये एक मजबूत लोक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ता हुआ प्राचीन काल में ही लोक कल्याणकारी राज्य का अस्तित्व निर्धारित था और उसके लिए एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय प्रबंधन किया गया था। यह कौटिल्य के राज दर्शन की विशिष्ट विशेषता है। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है, राजा को यह विमर्श दिया है, राजा को यह निर्देश दिया है कि कोष संग्रह के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों, जो भी कोष का संग्रह करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको पूरी तरह निगरानी में रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, कोई भी कार्मिक, कोई एम्प्लॉइज या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर इस प्रकार कर की वसूली न करे, इस प्रकार कर का दोहन न करे, कर का संग्रह इस प्रकार न करे कि प्रजा को उससे कठिनाई का अनुभव हो। यह गहरी अनुभूति स्वयं आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को थी और इसीलिए आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने एक सशस्त्र कोष की स्थापना करके राज्य को कल्याण के पथ पर अग्रसर कर दिया था। यह कौटिल्य के राज दर्शन की विशिष्ट विशेषता थी। ये बात समझ में आ गई? और आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य अपने प्रशासनिक अधिकारियों जो कर के एकत्रीकरण में, संग्रह में लगे हुए हैं, और इन कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों को भी ये निर्देश था कि राजा को परामर्श था आचार्य विष्णुगुप्त का कि वो तुरंत सूचना मंगा लें कि आपने कैसा धन संग्रह किया है। इसकी तुरंत सूचना कर्मचारी को देना और अधिकारी को देना, ये सुनिश्चित किया गया। फिर आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं कि अपने गुप्तचर माध्यम से भी राजा को यह निगरानी करनी चाहिए, यह इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, राजा को यह केयर टेकिंग करनी चाहिए, देखरेख करनी चाहिए, उसका अन्वेषण करना चाहिए कि कर्मचारी और अधिकारी अनावश्यक रूप से जनता को परेशान न करे और जनता से अनावश्यक कर का संग्रह न करे, दोहन न करे। इस बात को सुनिश्चित किया गया था। एक तरफ कर की व्यवस्था थी, दूसरी तरफ प्रजा को सुव्यवस्था देना, प्रजा को शांति देना, प्रजा को लोक कल्याण की ओर अग्रसर करना। अब कोष की स्थापना का उद्देश्य था व्यक्तिगत हित नहीं, सामूहिक हित, और यह सामूहिक हित की सामूहिक चेतना विष्णुगुप्त कौटिल्य के अतिरिक्त कहीं भी दिखाई नहीं देती है विश्व के प्राचीन राजनीतिक दर्शन में। अब नेक्स्ट है दंड। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यह दंड का आशय सेना से है। राज्य के पास, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के अनुसार, राज्य के पास एक सशक्त सेना होनी चाहिए और वह सेना राज्य का पोषण करेगी,
राज्य का रक्षण करेगी, राज्य को अराजकता की स्थिति से दूर ले जाएगी, राज्य में अराजकता के स्थान पर सुव्यवस्था और शांति की स्थापना करेगी। जैसा मैंने कल बताया था, संविदा के सिद्धांत के को स्वीकार करते हुए बहुत प्रत्यक्षतः तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने नहीं स्वीकार किया है, लेकिन इतना आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कहा है कि एक सेना इस प्रकार की होनी चाहिए, राजा की सेना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह प्रजा को जंगल राज और मत्स्य न्याय से निजात दिला सके, मत्स्य न्याय और जंगल राज्य से उस राज्य का समाधान कर सके और नागरिकों के संकटमय जीवन से सुखमय जीवन की ओर अग्रसर कर सके। यह कौटिल्य के दंड का शाक्तांक सिद्धांत में बड़ा विशिष्ट योगदान है और बड़ा विशिष्ट महत्व है। राजा के पास अच्छी से सैन्य बल होनी चाहिए, अगर राजा के पास सशक्त सेना है, सैन्य बल, तो राज्य की सुरक्षा होगी। और इस आधार पर आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य एक डिप्लोमेसी, एक कूटनीति, एक राजनय के सिद्धांत के रूप में आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि अगर राजा की सेना सशक्त है, अर्थात राजा के पास अगर दंड की शक्ति है जिसे वो सेना है, सुरक्षा बल है जिसे वो दंड कहते हैं, अगर राजा के पास सशक्त सेना है तो मित्र तो मित्र, मित्र तो मित्र है ही है, शत्रु भी मित्रवत आचरण करने लगते हैं। ऐसा उद्बोध, ऐसा पाथेय, ऐसा निर्देशन आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने राजा को दिया है कि वह एक सशक्त सेना का निर्माण करे जिसमें मित्र तो मित्र हैं, शत्रु भी मित्रवत आचरण करने के लिए बाध्य हो जाए। यह आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य का यह एक मनोवैज्ञानिक राजनीतिक विश्लेषण है, मन का विज्ञान है जो विष्णुगुप्त कौटिल्य, आज भी प्रशासनिक व्यवस्था में यह बातें दिखाई देती हैं। आप थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं और थर्ड पेपर में आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं और आपको ज्ञात है कि जितने विश्व के परमाणु क्लब के 5 देश हैं जिन्हें वीटो का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में प्राप्त है, आज अमेरिका, फ्रांस, रसा, ब्रिटेन और चीन के विरुद्ध कोई देश शत्रुवत आचरण नहीं कर सकता है। यह विश्व राजनीति का भी सत्य है, यह विश्व राजनीति का यथार्थ है। और यह बल कैसा है? इन राज्यों का सामरिक बल है। मार्गेंथाउ ने कहा था एमांग द नेशन में कि विश्व को शक्ति ही संचालित करती है। कितना आप कल्पना करिए, कितने वर्ष पूर्व आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने ये सारी बातें कह दी थी। उन्होंने कहा कि सैनिकों में वीर भाव होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए सैनिकों को, और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीर भाव होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, देश की माटी तुझे मैं और क्या दूं। यह राष्ट्र का भाव उस उर में, हर हृदय में अवश्य रहना चाहिए। यह अपेक्षा आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं। एक तरफ से इस दंड के सिद्धांत में, सेना के सिद्धांत में उन्होंने नेशनलिज्म का भी पाठ पढ़ाया है, राष्ट्रभक्ति को भी सिखाया है कि अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। इसलिए एक सशक्त सेना, और सेना में वीरता होनी चाहिए, सेना में स्वाभिमान होना चाहिए, सेना में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। यह सेना में ऐसी बात कही गई है आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने। एक बड़ा दिलचस्प बात कही है आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, वो स्वयं ब्राह्मण है और उन्होंने एक बात कही है कि यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न कराया जाए। आगे भी इस पर स्पष्टीकरण है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का उद्देश्य है ज्ञान देना, ब्राह्मण का उद्देश्य है त्याग करना, तो तन का समर्पण तो राष्ट्र की वेदी पर करेगा, लेकिन वह जो प्रतिबद्धता होगी, क्योंकि वो ब्राह्मण क्या है, ब्रह्मम जाने आती थी ब्राह्मण, ब्राह्मण माने कोई कास्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जाति की बात नहीं कर रहा हूं,
वो अध्यापक है, प्रोफेसर है, वो ज्ञान देता है, ज्ञान का प्रदाता है, कम्युनिकेटर है, फैसिलिटेटर है, वो टीचर है। तो जिसमें विवेक की क्षमता अधिक होगी वह किसी भी प्रश्न को तर्क की दृष्टि पर कसना शुरू कर देगा। तो तर्क की दृष्टि पर कसने वाले योद्धा नहीं चाहिए। योद्धा ये चाहिए कि अगर राष्ट्र ने आह्वान किया है तो वही बात मैंने जैसे अभी कहा, तन समर्पित और तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। राज्य और राजा अगर आह्वान करता है तो वह युद्ध भूमि की ओर कूच कर दे, उसमें तर्क वितर्क न करे, उसमें लाभ हानि की चिंता न करे कि राष्ट्र का नुकसान होगा या राष्ट्र का लाभ होगा। वह राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दे। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय वर्ग सैन्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आचार्य ने कहा है। अब मैं यहाँ कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने वैश्य और शूद्र वर्ण के लोगों को भी सेना में भर्ती करने का निर्देश राजा को दिया है। यह उस युग की बात थी। मैं फिर कहूंगा कि उन विवादों से बच के हमें केवल उन सिद्धांतों को ग्रहण करना है जो युग सापेक्ष थे, उस युग के लिए उपयुक्त थे, आज के लिए नहीं है। आज के लिए उसका कोई औचित्य नहीं। आज हम किसी संहिता से संचालित नहीं होते हैं। आज हमारी संहिता का नाम है पवित्र भारत का संविधान। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षमाशील होता है, हो सकता है कि ब्राह्मण सैनिक बन जाए और उसके आगे कोई गिड़गिड़ाने लगे तो वो क्षमा कर दे, तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को सेना में भर्ती करने से मना कर दिया है। कौटिल्य ने शौर्य, लेकिन इसके बाद भी देखिए जात के बाहर जाकर के, वर्ण के बाहर जाकर के, मैं गलती से जाति शब्द का प्रयोग कर दिया, वर्ण के बाहर जाकर के आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं, फिर कहते हैं, आगे स्पष्टीकरण देते हैं और कहते हैं कि जो किसी भी वर्ण का हो, अगर उसमें वीरता है तो वो सेना में सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य प्रभाग का अंश बनने का अधिकारी छत्री से भी अधिक उस वीर को है। और स्वयं उदाहरण है, एक छत्री कुल के बालक को नहीं बल्कि एक दूसरे कुल के, जिसे हम शूद्र वर्ण कहेंगे, वहां से एक वीर बालक को उठा करके और क्या बना दिया, साम्राज्य का अधिपति बना दिया, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो ऐसे विष्णुगुप्त चाणक्य इन जनरल सेंस में उन्होंने कहा, क्योंकि भारत में वर्णों की व्यवस्था थी और वर्ण योग्यता थे। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय इज ए वे ऑफ लाइफ, ब्राह्मण इज ए वे ऑफ लाइफ। वो सभी व्यक्ति जो सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो अपनी सेवा करें या समाज की सेवा करें, वो सभी वो क्या थे, वो शूद्र थे। शूद्र सेवा का भाव। और कल्पना करिए कि हम उस समय भी प्रणाम निवेदित करते थे तो पैर को करते थे और पैरों से ही उत्पत्ति मानी गई है शूद्र की, वर्ण की, तो हम तो पैरों को, उन्हीं पैरों को प्रणाम करते हैं, उसमें विष्णु देखते हैं। तो ऐसा वो कंट्रोवर्सी वाला नहीं था, वो केवल एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण था, जाति नहीं थी। स्वयं आचार्य कौटिल्य ने ही कह दिया कि जिसमें किसी भी वर्ण का है और जिसमें वीर भाव है, समर्पण भाव है, सेना का सेनापति, अधिपति और सैनिक का सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च सेनापति वही हो जिसमें वीर भाव हो। अंत में इन सारी चीजों को उन्होंने डिनाई करके व्यक्ति में जो वीरत्व है, व्यक्ति में जो स्वाभिमान है और राष्ट्र के प्रति समर्पण है, उसी को महत्वपूर्ण स्थान प्रतिस्थापित किया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें वेपन्स को किस प्रकार प्रयोग करना है, उन्हें अस्त्र शस्त्र का किस प्रकार प्रयोग करना है, इसका विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके बाद कौटिल्य के अनुसार एक संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है, विजय की चाबी है, विजय की बैकबोन है। और उन्होंने कहा कि सेना में सदैव विजुगीष की इच्छा रखनी चाहिए, अर्थात विजयी होने की इच्छा और कामना सेना में यदि होगी तो वह सेना विश्व की उस राज्य का सर्वोत्तम रक्षण कर सकती है, उस राज्य का
अधिकतम मैक्सिमम डिफेंस कर सकता है। इसके बाद मित्र, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध में है। अब मैं आता हूं मित्र पर। कौटिल्य के अनुसार मित्र राज्य का आवश्यक अंग है। माने हम अपने पड़ोसी राज्यों के से किस प्रकार बिहेव करें, कौन मित्र राज्य होगा, कौन शत्रु राज्य होगा, इसकी परख करने की बात कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक अनिवार्य अंग है सप्तांग सिद्धांत का। और आचार्य ने कहा कि मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम होना चाहिए। यहाँ एक कंट्रावर्सी का जन्म होता है। यहाँ आनुवंशिक जाति को या वर्ण को नहीं कह रहे हैं। मित्र के से आशय यहाँ पर राज्य के भी मित्र और राजा के भी मित्र की परिचर्चा की गई है। तो वो कहते हैं कि अगर राजा या अपने सलाहकार अपने मित्र को ऐसा रखता है, तो मंत्रियों के लिए मित्रों की और संबंधियों को आचार्य ने मना कर दिया है, विष्णुगुप्त कौटिल्य ने। लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक मित्र जैसा भी हो, जैसा भी राज्य हो, वो एक नैसर्गिक नेचुरल फ्रेंडशिप होना चाहिए। उसमें कहीं पर बनावट नहीं होनी चाहिए कि मुंह पर तो चिकनी छुपड़ी बातें करे और पर्दे के पीछे उस राज्य के विनाश की कामना करता हो, उस राज्य के अमंगल की कामना करता हो। तो ऐसे मित्र की आवश्यकता को इनकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। और सहायता, ऐसा मित्र होने चाहिए जो विपरीत परिस्थितियां आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो वो राजा का साथ दे, न कि वह संबंध विच्छेद कर ले। ऐसे परिपक्व मित्र की आवश्यकता है। जैसे राम को सुग्रीव, हनुमान, अंगद मिले थे, नल नील मिले थे, रीछराज बानर, वो क्या नाम था, गिद्धराज जटायु, रीछराज क्या नाम था उनका, चलिए उनका मानते हैं, हाँ जामवंत जैसे सुग्रीव, वैसे सारे मित्रों की आवश्यकता थी और ऐसे ही मित्रों की परिचर्चा उन्होंने की है। तो ये 7 अंगों में ये इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था मित्र। ये 7 अंग आपको क्लियर हो गए, जिसमें स्वामी था, अमात्य था, जनपद था, दुर्ग था। जनपद माने टेरिटरी है, जनपद का मतलब टेरिटरी है, स्वामी का मतलब किंग है, अमात्य का मतलब मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, दुर्ग माने फोर्ट, आप जानते हो सुरक्षा के लिए था, कोष माने रेवेन्यू या वित्त विभाग, और दंड मतलब सैन्य विभाग, सेना, मिलिट्री, और मित्र, तो मित्र आप जानते ही हैं। और यह विभिन्न अंगों का जो उन्होंने सिद्धांत, आंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, वह उसका एक विशिष्ट सापेक्षिक महत्व है। सापेक्षिक माने समय के साथ कितना निर्णायक महत्व है। कौटिल्य के राज्य के इन 7 अंगों में 7 तत्वों की जो परिचर्चा की थी, विवेचना की है आचार्य कौटिल्य ने, इन अंगों का एक विशिष्ट समय के साथ सापेक्षिक महत्व था। राज्य की सापेक्षता में, प्रजा की सापेक्षता में इन अंगों का विशेष महत्व था। इन अंगों के आधार पर ही राज्य की सर्वोत्तम रक्षा की जा सकती थी। इसके पूर्ववर्ती आचार्यों, भीष्म जो संहिताकार थे भारत के, शुक्र, मनु, भीष्म जैसे आचार्यों ने भी स्वामी, आपात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की परिचर्चा की थी कि लेकिन जिस स्वरूप में आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इसकी परिचर्चा की है वह अद्वितीय है, वह अन्यत्र दिखाई नहीं देती है। जो सामान्य तर्क गढ़े गए वो कितने सूक्ष्म थे और आज भी प्रशासन के लिए कितने उपयोगी हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज भी कौटिल्य के सिद्धांतों का आचरण, अनुपालन, अनुगमन करें तो हमारे राज्य की अनेकानेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। आचार्य भारद्वाज ने तो कहा था, विवेचना करते हुए भारद्वाज मुनि कहते हैं कि अमात्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विष्णुगुप्त कौटिल्य ने उन धारणाओं को खारिज कर दिया। राजा को महत्वपूर्ण बताया, कोष को महत्वपूर्ण बताया, अमात्य को भी महत्वपूर्ण बताया, लेकिन अमात्य की योग्यता पर विशेष ध्यान रखा। अयोग्य अमात्य या अयोग्य मंत्री राजा को विशिष्ट परामर्श नहीं दे सकते हैं। यह बातें आचार्य कौटिल्य ने प्रतिस्थापित की हैं।
राजा को इस सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने विशेष स्थान दिया है। राजा के बाद दूसरे राजा राज्य की आधारशिला है। जिस प्रकार का राजा होगा उसकी प्रजा का उतना ही कल्याण होगा। अगर राजा चक्रवर्ती है, विद्वान है, युद्ध कला में निष्णात है, कौशल है, प्रशासनिक क्षमता है, धर्म का ज्ञान है, तो वह मंगल की कामना करेगा। अगर वह धर्म से विरत है तो वह राज्य के और राज्य के नागरिकों के मंगल की कामना नहीं करेगा। इसीलिए राजा को कहा आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कि राजा कैसा होना चाहिए? गुणशील होना चाहिए। वह पूरे प्रशासन की और राज्य की आधारशिला है। राज्य में जितने प्रकार की जलवायु है, प्रकृति है और जितने प्रकार की संपदा है, उसका पोषण करने वाला राजा ही है। इसलिए राजा को विशिष्ट और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान पर आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने प्रतिस्थापित किया था। दूसरे नंबर पर उन्होंने कोश को प्रतिस्थापित किया है। राजा को उन्होंने कहा है कि प्रजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, राजा को लोक कल्याण की कामना करना चाहिए, लोक मंगल की कामना करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि राजा का एक ही धर्म है, अपने प्रजा का पालन करना। राजा का अपना कोई व्यक्तिगत सुख और दुख नहीं है, प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का दुख ही राजा का दुख है। ऐसे लोक कल्याणकारी मंगल कामना करने वाले, अपने नागरिकों का सर्वोच्च चारित्रिक मानसिक विकास करने वाला, सैन्य विकास करने वाला यह राजनीति विज्ञान का आचार्य अंत में सारे बंधनों को, वर्ण के बंधनों को, जाति के बंधनों से, उस समय जाति जटिल नहीं हुई थी, सारे बंधनों को मुक्त करके मानव के आधार पर, मानव में जिसको वीर भाव है वह राज्य की सैन्य संगठन का अर्थात राज्य के दंड का अंग होगा। वही दंड के देने के लिए कारक होंगे, वही दंड के माध्यम बनेंगे। इस तरह की परिचर्चा करके सभी प्रकार के वार्णिक, वर्ण के और जाति के सारे प्रकार के मिथकों को आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने तोड़ दिया है। और जब उससे कुछ नहीं मिला, आचार्य स्वयं मौन हैं। अगर पूरी पड़ताल की जाए, अगर हम पड़ताल करें और उसकी विवेचना करें, उसका अन्वेषण करें, अल्तेकर महोदय से लेकर के श्याम जी शास्त्री, प्रसिद्ध इतिहासकार, प्राचीन इतिहासकार डॉक्टर प्रोफेसर जायसवाल जैसे लोगों ने, सबने कहा कि आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने क्षत्रिय सम्राट का लोप कर दिया है, लैप्स कर दिया। उन्होंने क्षत्रिय शब्द की परिचर्चा ही नहीं की और एक पददलित को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें वीर भाव था, वर्ण की सीमाओं को तोड़ के चक्रवर्ती सम्राट बना देता है। और कहीं पर भी मौर्य साम्राज्य ने भी अपने को चक्रवर्ती सम्राट तो बताया, राजा बताया, अपने को सनातनी बताया, हिंदुत्व का पोषक बताया, लेकिन कहीं पर भी उसने अपने को क्षत्रिय घोषित नहीं किया। स्वयं आचार्य अपने पूरे जीवन भर कभी अपने को ब्राह्मण नहीं घोषित करते रहे। उनका जन्म इतिहास सम्मत दृष्टि से ब्राह्मण कुल में हुआ था और एक शूद्र कुल में जन्म चंद्रगुप्त का हुआ था और उसे सम्राट बनाया। और यह सचमुच यथार्थवादी अप्रोच के प्रोफेसर ने, एक राजनीतिक चिंतक विचारक ने युग को यू टर्न दिया। इतना बड़ा साम्राज्य, कभी मौर्य जैसा साम्राज्य भारत में स्थापित नहीं हुआ था, वह करके गुरु शिष्य ने दिखा दिया। आज भी इतिहास उस बात को स्मरण करता है कि अगर भारत में भी चर्चा होती है कि भारत में सुशासन लाना है तो यहाँ एक चंद्रगुप्त चाहिए और चंद्रगुप्त को उत्पन्न करने वाला एक व्युत्पन्न मति का राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर चाहिए, चाणक्य और चंद्रगुप्त ही मिलकर के देश का उद्धार। यह कोई व्यक्ति नहीं है, ये विचार है, यह दर्शन है। यही प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट कला है। यही प्रशासन और राजनीति का विचार है जो राज्य को मंगल की ओर, राज्य के अमंगल को मंगल में, राज्य की अशांति को शांति में, राज्य की अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है और नागरिकों का सर्वोच्च विकास कर सकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कर सकता है। तो ये हो गया राजा के
राज्य के साप्तांग सिद्धांत, 7 अंगों का सिद्धांत। अब हम लोगों की संख्या भी लगातार, हो सकता है नवरात्रि का प्रथम दिवस है, संध्या के समय वेला में सभी अपने पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। नवरात्रि के दिनों में मैं भी आज व्रत हूं, तो बहुत बोलने की सामर्थ्य नहीं है, अपनी वो भी घट रही है, अपनी संख्या बल भी लगातार गिर रहा है संख्या बल अपना। विद्यार्थी धीरे धीरे लेफ्ट कर रहे हैं, 118 से हम लोग 88 पर आ गए हैं। तो कल मेरी क्लास चलेगी, अगर आप कहो तो आगे बढ़ें, अन्यथा आज की क्लास यहीं रोक दें, क्योंकि लगातार गिरती हुई संख्या हमें नहीं लगता है। कुछ संख्या तो इसलिए गिर रही होगी, कुछ कुछ संख्या तो इसलिए गिर रही होगी कि वो अब आपके टेस्ट नहीं होंगे। बंद कर लो, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो भाई, माइक म्यूट करो यार, पहले माइक म्यूट करो। मासिक टेस्ट कैंसिल कर दिया है, लेकिन फरमान यही है कि जो पढ़ाता है कापियां जो वार्षिक होंगी हम ही जांचेंगे, तो हम इसमें उपस्थिति को काउंट करेंगे, ये भी नंबर का आधार होगा। स्वयं विश्वविद्यालय ने निर्देश दिया है। और हम लोग दिसंबर से ऑफलाइन हो जाएंगे, तो जो कक्षाओं में रहेगा उसको अंक मिलेगा। ये मत समझो कि ये कक्षा मासिक टेस्ट समाप्त, हमारा हर कार्य समाप्त, तो इस तरह की चिंता आप न पालिए। आप अधिकतम पढ़िए, आप अपने जीवन के कल्याण के लिए पढ़ना है। तो अब हम आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसे भी हमें जानना है। अब इसके बाद मंडल सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम आज मंडल सिद्धांत पर चर्चा नहीं करेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है राजा। राजा को किस प्रकार, राजा में क्या गुण होने चाहिए, राजा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर भी आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने एक लंबी वार्ता की है। तो मैं अपनी क्लास तो निर्धारित 1 घंटे पढ़ाऊंगा ही, तो मैं आगे बढ़ूं, जैसा आप कहो। यस सर, आगे बढ़िए। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। अब दूसरी जो, अब संख्या बढ़ भी रही है, अब लोग 90 तक, 90 फिर हो गए हैं हम लोग। अब राजा के विषय में आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की क्या अवधारणा है, कौटिल्य की क्या अवधारणा है। राजा को अभी आपने देखा कि हायरार्की में जो पद की श्रृंखला है, राजा सबसे ऊपर है, राजा के बाद अमात्य आएगा, मंत्रियों का समूह आएगा प्रशासनिक दृष्टि से। तो आपने 7 अंगों में आप लोगों ने देखा कि राजा सबसे ऊपर स्थान पर स्थापित है। तो राजा का विशेष महत्व है। राजा का विशेष महत्व इसलिए है कि राजा ही राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र है, सर्वोच्च कार्यपालिका है। राजा ही प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता है। राज्य के 7 अंगों में राजा को राज्य का सर्वोच्च और प्रधान अंग निर्धारित किया है आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने। वह राजतंत्रीय शासन, वह कैसा था, आज की तरह डेमोक्रेसी नहीं था। वह कैसा था, वह राजतंत्र का जमाना था, राजतंत्र का युग था। और प्रशासनिक प्रणाली के रूप में राजतंत्र को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, स्वीकार किया गया था राजतंत्र को। और राजतंत्र देखिए, दुनिया में राजा अयोग्य हुए, भारत में भी कुछ राजा अयोग्य हुए, लेकिन पूरे प्राचीन भारत को देखिए तो राजा में अयोग्यताएं नहीं दिखाई देती हैं। बहुत कमतर अयोग्यता प्राचीन काल के राजाओं में दिखाई देती है, क्योंकि राजा धर्म से बहुत बंधा हुआ था। कुछ विद्वानों ने कहा है कि कौटिल्य की प्रणाली में शासन तंत्र तो राजतंत्र था, लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो एक राजतंत्र में लोकतंत्र दिखाई देता है। ऐसा अल्तेकर महोदय कहते हैं कि वह राजतंत्र में लोकतंत्र दिखाई देता है। अपने बच्चों में से अपनी जितने अपने छात्र छात्राएं हैं, उनमें से किसी को कुछ कहना है कि किस तरह अल्तेकर महोदय ने कहा कि उस राजतंत्र में एक लोकतंत्र की झलक सी मिलती है, उसका कारण क्या था।
हाँ, लोक वेलफेयर को कल्याणकारी सुनिश्चित किया राज्य, गया। लोक कल्याणकारी राज्य। तो राजतंत्र का भी गुण हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा महत्व ये था कि इसमें जनता जो मतलब जनता थी उसको महत्व दिया गया था, लोगों को, कि गुड। मतलब जो राजा हाँ, होगा लोग। वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होगा। गुड गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोकतंत्र को महत्व दिया, लोगों के हाँ प्रति हाँ, सर बिल्कुल। जिम्मेदारी थी। गुड गुड। एक और आगे। वो भी ठीक है, वेलफेयर भी ठीक है। वेलफेयर पूरी जनता का होता है और राजा का सर लोगों कर्तव्य को था राजा को हटाने का अधिकार था। गुड। और सर राजा ये की सारी शक्ति को बातें सारी। विकेंद्रीकरण किया गया और वो मंत्री एक के तरह अनुसार से सरकार करता था सलाह पर। डिसेंट्रलाइजेशन भी था सर, एक तरह से गुड देखा गुड जाए तो। गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, था ही डिसेंट्रलाइजेशन, देखा जाए नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल था डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण दिखाई देता है। और एक महत्वपूर्ण बात छूट रही है, जिसने भी कहा है, जिन जिन छात्रों ने बातें ये रखी हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहा आपने, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व तो कहा, अपने नागरिकों के प्रति, फिर आपने ही बताया, मैंने चर्चा की थी, आप लोगों को स्मरण है कि प्रजा को अपने राजा को हटाने का अधिकार, ये बहुत बड़ा अधिकार था, ये बहुत बड़ा अधिकार था। सारे लोगों ने लोक कल्याणकारी, यह भी लोकतंत्र की अवधारणा है, बिल्कुल सही बात है। सारी बात, जितने लोगों ने जितनी बातें कही है सब सही है, सब का था आए। सर, हेलो। चेक एंड बैलेंस। सर, चेक एंड बैलेंस नहीं, चेक एंड बैलेंस कोई लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है। और एक चीज छूट रहा है, थोड़ी कोशिश करिए। गुणों के आधार पर उनका चयन करना था। ये भी गुणों के आधार पर अमात्यों का चयन और उसमें निषेध करना कि सगे संबंधियों को ना, ये भी एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, बहुत अच्छे सिद्धांत हैं। सर, फॉरेन डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी को साथ में लेकर के एक निष्कर्ष बनाना, ये भी युद्ध नीति ये देखिए, ये कोई बहुत लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, ये राजतंत्र में भी डिप्लोमेसी जितनी। हाँ सर, इक्वलिटी और जस्टिस भी था, जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सारे तरफ से इक्वलिटी भी थी। ये भी था, ये तो राजतंत्र में भी हो सकता था, ये था, ये भी डेमोक्रेटिक कुछ वैल्यू हैं। एक चीज आप लोग छोड़ रहे सर, हो। हाँ सर, मुझे लगता है कि मतलब जो था कि जो राजा होगा वो योग्य होगा, मतलब ये नहीं कि अगर कोई बड़ा बेटा है तो वही राजा बन जाए, जो योग्य होगा वो राजा होगा, शायद ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं, शायद ये हो सकता है, ये था ही, उसने स्वयं विष्णुगुप्त चाणक्य ने इन सारी परंपराओं को धाराशायी कर दिया था। आचार्य ने स्वयं एक ऐसे व्यक्ति को राजा बना दिया, वो राज परिवार का था ही नहीं। ये भी एक लोकतंत्र का छोड़ महत्वपूर्ण रहे हो, मुझे नहीं लगता है क्यों आप छोड़। सर प्राचीन काल में जो एम्परर्स थे वो अपने उत्तरदायित्व के प्रति बहुत ही सजग थे। उत्तरदायित्व की बात कर दी गई है, कृपा करोगे, यही बच्चों ने बता दिया है। इस उत्तरदायित्व की बात आप कर रहे हैं, उस उत्तरदायित्व को तो बता दिया है बच्चों ने, आप ही विद्यार्थियों में से ही वो क्वेश्चन आ चुका है। और राजा निरंकुश था। राजा निरंकुश था, ये लोकतंत्र का लक्षण है। हम तो ये उसकी विश्व में पहला निरंकुशता पर रोक लगाया जा सकता था। यार ये तो मैं ये शाम तक, इसलिए तुम विद्वत्ता का प्रदर्शन करते रहोगे और शाम तक भी इस प्रश्न का नहीं बता पाओगे, ये कैसे हो रहा है। कुछ नहीं दिमाग चल रहा है। सब आप लोगों ने जितनी बातें कही है, राजा की निरंकुशता पर भी एक प्रतिबंध, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजा पर निरंकुशता पर प्रतिबंध संविधान के माध्यम से एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है। सीमित सरकार की अवधारणा लोकतंत्र की होती है, वो दिखाई दे रही है।
और एक महत्वपूर्ण लक्षण आप क्यों छोड़े जा रहे हैं? दो मिनट में और इसका उत्तर दीजिए, सोचिए आप। पॉपुलर सर सेवेरेनिटी सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता आए पॉपुलर है, सैनिकों को सेवेरेनिटी से कठोर प्रशिक्षण। हेलो, सर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सर राज्य का संप्रभु भी होना इसका एक पॉइंट है। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे हैं, क्या तुम लोग कह रहे हैं? सर इसका सर सबसे बड़ा सैनिकों को मतलब हेलो, सर सैनिक पॉपुलर सेवेरेनिटी सेवेरेंटी, ये क्या मूर्ख सर- जैसे अब बात करने लगे। सेवेरेंटी राजतंत्र में नहीं होती थी। सॉवरेंटी, सॉवरेंटी कौन सा डेमोक्रेटिक वैल्यू हो? वो राजतंत्र में भी हो सकता है, लोकतंत्र में। राजतंत्र हो या लोकतंत्र है, जब तक सेवेरेंटी नहीं है, देयर इज नो स्टेट। ये कौन सी मूर्खता जैसी बात कर रहे हो? ये तो मूर्ख ही कहेगा। ये तो राज्य का लक्षण है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर कहाँ है? भाई, राज्य को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? पहली चीज क्या है? सब कुछ हो, भूक्षेत्र हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, और सॉवरेंटी ही ना रहे तो क्या मतलब है? तब तो स्टेट ही नहीं है। अरे यार, बीए फर्स्ट ईयर से इतना पढ़ लिए, अभी सॉवरेंटी ही क्लियर नहीं हुआ। सॉवरेंटी कहीं से भी वो कैरेक्टर होता है उसका, डेमोक्रेसी का। सर करों का समुदाय। अरे यार, कर लेना तो कर, तो राजतंत्र में भी होता था, लोकतंत्र में होता था। संदाय माने देना, कर तो जनता देती थी। वो किसी प्रकार निरंकुश तंत्र में भी कर निरंकुश शासक लेता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी होता है। तुम लोग अब पहेली पर उतर गए हो। चलो कुछ न बोलो, वो तो होगा ही, मुंह है तो बोलते रहे। जनमत का नियंत्रण, जनमत का नियंत्रण कहाँ सर। जनमत का? कैसे होता था जनमत का नियंत्रण? बेवकूफ, अरे बेवकूफ, तुम लोग को किसने बताया ये सब चीजें राजतंत्र में होती थी? ये क्विज थोड़े है, आता है तो बताओ, नहीं तो ये तुम लोग इस पर आ गए हो कि चलो हमको कुछ बोलेंगे तो बड़ा महत्व हमारा हो जाएगा। इतना पढ़ा लिए और इतनी छोटी बात पकड़ नहीं पा रहे हो, क्या हो गया है तुम लोगों को? अमात्य क्या था? अमात्यों को मंत्री अमात्य क्या कर, आप अमात्य क्या करते थे? इस पर ध्यान नहीं गया। राजा की जो भी एडवाइजरी, परामर्श। आज मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और यह परामर्श की अगर प्रक्रिया देखी जाए अमेरिकी प्रशासन में, अध्यक्षात्मक गवर्नमेंट में भी देखी जाए, प्रेसिडेंशियल रूल्स या प्रेसिडेंशियल रूल्स ऑफ गवर्नेंस में भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए उन्होंने एक अपना मंत्रिमंडल बना लिया, जो विकसित हो गया परंपराओं से। वो निर्मित संविधान है तब भी विकसित हो गया। और राष्ट्रपति सदैव अपने आसपास के लोगों से परामर्श, अमेरिका में चाहे वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, स्वयं बहुमत से जीता हुआ राष्ट्रपति हो, पूरा पॉपुलर हो, उसे जनादेश प्राप्त हो, जनादेश अप्रत्यक्ष रूप से लेता हुआ राष्ट्रपति हो, अप्रत्यक्ष जनादेश राष्ट्रपति के पास होता है। सत्तारूढ़ दल में लोकसभा, राज्यसभा और निर्वाचक मंडल जो विधानमंडलों से बनता है उसका बहुमत होता है, तब राष्ट्रपति बनता है। और डायरेक्ट जनादेश प्राप्त होता है, मैंडेट प्राप्त होता है प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट को। ये सारी प्रक्रिया लोकतंत्र में परामर्श के माध्यम से चलती है, और परामर्श विशिष्ट महत्व का होता है। परामर्श किसी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल्य होता है। परामर्श पार्लियामेंट का होता है। परामर्श अपने वोट के माध्यम से जनता पार्लियामेंट बनाती है, संसद बनाती है, विधायिका बनाती है।
और शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका भी परामर्श देता है। 142 में राष्ट्रपति अगर परामर्श माने तो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार है। तो लोकतंत्र का एक बहुत वैल्यू एडवाइजरी है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि परामर्श। परामर्श माने संवाद, आपस में विचार विमर्श, विनिमय, और उसे उचित परामर्श मिले तो प्रशासन सफलतापूर्वक संचालित होता है। आज प्रधानमंत्री वो सशक्त माना जाता है, देश की जनता का रक्षक माना जाता है, वह प्रधानमंत्री जो अपने राष्ट्रपति को सबसे उपयुक्त प्रशासनिक परामर्श दे करके उस राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। और मैं इसी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता था, और ये सारे प्रश्न इसीलिए पूछे। पहले के फेज में जितने प्रश्नोत्तर आए, चाहे वो वेलफेयर का कंसेप्ट हो, डिफेंस का कंसेप्ट हो, कंट्रोल ऑफ राजा पर प्रतिबंध हो, जनता का कल्याण हो, जितनी बातें आप लोगों ने बताई, पावर ऑफ सेपरेशन हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, राज्य की शक्तियों का विभाजन हो, शक्ति का पृथक्करण हो, जितनी बातें आपने बताई सब सही। लेकिन इन सब में जो टॉपमोस्ट हायरार्की पर है, जो टॉप पर पॉलिटिकल थॉट है, वह है डेमोक्रेटिक वैल्यू का परामर्श से सरकार का चलना। और ये परामर्श भी बड़ा खूबसूरत है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, केवल इतना ही शब्द भारत के संविधान में कहा गया है। और यह परामर्श कितना मूल्यवान होता है। और खुद प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियों के विषय में पूरा भारत का संविधान मौन है। और कौटिल्य ने क्या कहा, उसी ओर आप सबका ध्यान मैं आकृष्ट करता हूं। कौटिल्य ने कहा कि मंत्री, जैसे एबेल्टी एक बच्चे ने कहा, वो भी उत्तर सही है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है। कौटिल्य ने कहा कि राजा अपने मित्रों को अमात्य न बनाए, राजा अपने संबंधियों को अमात्य न बनाए। अमात्य कैसा होना चाहिए? जो राजा को कटु लगने वाले परामर्श भी दे सके, क्योंकि वो उचित है, वो यथार्थवादी है। और कौटिल्य ने स्पष्टता के साथ कहा है कि अमात्य वह होना चाहिए जिसमें निर्भयता हो, राजा के प्रति सम्मान और समादर हो, क्योंकि वो राज्य का मुखिया है। राजा के प्रति समादर माने अपने राज्य के, अपनी मातृभूमि का समादर और सम्मान है। लेकिन उस अमात्य में इतनी निर्भयता होनी चाहिए कि वह किसी प्रकार का अनुचित परामर्श न दे। राजा को अगर अप्रिय भी लगे परामर्श, तो वह उस परामर्श को अमात्य प्रदान करे, बिना झिझक के, बिना संकोच के, प्राणों को संकट में डाल के भी उसे उचित परामर्श दे। यहां तक आचार्य कौटिल्य ने कहा। और आज देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको सब आता है, और सबने बहुत उत्तर दिया है बढ़िया। बाद में आप सब लड़खड़ाने लगे, ये वो इधर उधर जाने लगे। सब आपने पहले फेज में सबने बहुत शानदार उत्तर प्रस्तुत किया है, सब प्रशंसा के पात्र हैं। सबने अपने मस्तिष्क से, ध्यान से आप पढ़ते हो, यह बात मैं स्वयं एडमिट करता हूं कि सभी बच्चे हमारे बड़े ध्यान से सुन रहे हो, पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ध्यानाकर्षण आपका चाहूंगा डेमोक्रेटिक वैल्यू के तरफ। आपने प्रजातंत्र के सिद्धांत सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। ये परामर्शकारी सिद्धांत, चाहे संसदीय लोकतंत्र हो या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो, निर्णायक होता है। आप स्वयं देखते हैं, संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से, नैतिक रूप से, और लोकतंत्र के मूल्य के रूप में, लोकतंत्र के विचार के रूप में अत्यंत महत्व के हैं। इसीलिए मैं आपको कुरेद रहा था कि आपका ध्यान वहां जाए। परामर्श से ही चलता है। मैं आपको क्या दे रहा हूं? परामर्श दे रहा हूं। किसके प्रति? कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के प्रति। विमर्श से पिता आपको परामर्श देता है, आपका बंधु बांधव आपको परामर्श सदैव सन्मार्ग की ओर, एक अच्छे मार्ग की ओर चलने का माध्यम होता है। एक अच्छे मार्ग की ओर गतिशीलता का नाम है परामर्श। परामर्श बड़ा निर्णयकारी होता है, और आधुनिक लोकतंत्र परामर्श से ही चलता है। हम जब जनादेश लेने जाते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन होगा, सारी पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र करती हैं, तो उस पर जनता का मैंडेट मिलता है। वो जनता का क्या है? परामर्श है कि
सबसे मेरा प्रिय मुख्यमंत्री यही होगा। इसमें हम मुख्यमंत्री के सारे गुण और अवयव देखते हैं जो हमारे राज्य का सर्वोत्तम रक्षण करेगा। ये सब परामर्श है, तो इसीलिए मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहता था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे समझ भी गए होंगे और आपके मस्तिष्क में ये पहले से विद्यमान है, चाहे आप उसकी अभिव्यक्ति कर पाए या न कर पाए। जितना किया बहुत सार्थक और सकारात्मक किया है। इसके अतिरिक्त भी आपके सारे प्रत्युत्तर सही थे। इसलिए राजा के विषय में राजा को जो परामर्श देने की एक मंत्रिपरिषद, एक अमात्य की जो व्यवस्था थी, अमात्य गणों की, अमात्य की उसने संख्या भी निर्धारित आचार्य कौटिल्य ने नहीं की, लेकिन राजा को भी कहा कि अपने अनुभवशाली योग्य अमात्यों से अवश्य परामर्श करना चाहिए। यहां तक कहता है कि वह राज्य के वयोवृद्ध पुरुषों से भी परामर्श राजा करे, राज्य के बुजुर्गों से, वयोवृद्ध लोगों से परामर्श करे, गूढ़ पुरुषों से परामर्श करें, और उन्होंने गणिकाओं से भी परामर्श करने के लिए कहा है, जिसे आप निकृष्ट शब्द समझते हैं। हम लोग आज के शब्द में उस युग की जो नर्तकियां थी, विदुषी हुआ करती थी, उनसे भी परामर्श करने की बात आचार्य कौटिल्य ने की है। तो वृद्ध पुरुषों से, सामान्य पुरुषों से, किसानों से, भूमिहीनों से, जिनकी आजीविका ठीक से नहीं चलती है, ऐसे ऐसे पुरुषों से, मैंने राज्य में किसी को भी आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने महत्वहीन नहीं माना है। तो राजा का पहला गुण है और यही डेमोक्रेटिक वैल्यू है, और इसीलिए श्याम शास्त्री और अल्टेकर जैसे विद्वानों ने कहा कि यह लोकतंत्र, वह राजतंत्र में कई तत्व लोकतंत्र के विद्यमान हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उस लोकतंत्र में उस राजतंत्र में लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित हो रहा था, जहां जन सामान्य को, ब्राह्मण क्या थे जो अमात्य हुआ करते थे, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, आजीविका केवल इसी पर चलती थी। और फेनसान ने स्वयं लिखा है कि कौटिल्य 2 दीपक जलाते थे, एक दीपक से राज्य का कार्य करते थे और राज्य का कार्य संपन्न तो अपने दीपक का प्रयोग करने लगते थे। और राजप्रसाद से बहुत दूर एक छोटी सी कुटिया में कौटिल्य का स्थान हुआ करता था, अमात्यों का स्थान हुआ करता था। किले में, उनके दुर्ग में तो सैनिकों के, वीर पुरुषों के आवास होते थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे उनके जीवन के सादगी और सदाचरण का बड़ा महत्व था, योग्यता का महत्व था, और वो अर्थलोलुप नहीं थे, वो बड़े चरित्रवान शीलवान पुरुष थे। चरित्रवान, शीलवान, साधारण नर नारी से भी परामर्श करने का सुझाव दिया है आचार्य कौटिल्य ने। यह पूरे राजतंत्र में लोकतंत्र की एक अभिव्यक्ति है।